चाहे कितनी ही प्यारी हो, अपने पत्नी की ये 3 जिद कभी पूरा मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई शिक्षाप्रद कहानी में हार्दिक स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी वही उत्तम मानी जाती है जो अपने पति के मान सम्मान का ध्यान रखे, उसकी सेवा करे, उसकी हर इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखे। ठीक इसी प्रकार से पति भी वही उत्तम माना जाता है जो अपने पत्नी का पालन पोषण करे, उसके हर इच्छा का ध्यान रखे, उसकी हर जरूरत को पूरा करे एवं सदैव ही उससे मान सम्मान दे। पत्नी की हर इच्छा हर पति को पूरी करनी चाहिए, लेकिन वही इच्छा अगर जिद बन जाए तो उसे पूरा करना क्या उचित है या अनुचित है? चलिए आज के इस कहानी से हम जानते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था। राजा के राजकुमार की मित्रता उनके मंत्री के बेटे से थी। वे दोनों बालपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा ही साथ साथ रहा करते थे। एक दिन राजकुमार ने अपने मंत्री के बेटे मित्र से कहा कि मित्र चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। महल में रहते रहते मेरा मन ऊब गया है। अपने मित्र राजकुमार की बात सुनकर मंत्री के बेटे ने कहा, ठीक है मित्र, अगर तुम घूमने जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही लेकर जाऊंगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल पड़े। वे दोनों चलते चलते एक बहुत ही सुंदर बाग में पहुंच गए। बाग इतना सुंदर और मनोरम था कि उन दोनों की दृष्टि वहीं पर टिक गई और उन दोनों ने वहां की सुंदरता में विश्राम करने का निश्चय किया। उन दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एक वृक्ष से बांध दिया और वहीं पे उतरकर उस बाग की मनोहर सुंदरता को देखने लगे। मंत्री के बेटे को विश्राम करते हुए नींद आ गई, लेकिन राजकुमार वहीं बाग में टहलने लगा। टहलते टहलते वे राजा के बाग में पहुंच गया। तभी वहां पे राजकुमारी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए आई। जब राजकुमार ने राजकुमारी की सुंदरता देखी तो वे मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता ही रह गया। उधर राजकुमारी की दृष्टि भी जब राजकुमार पे पड़ी तो वे भी राजकुमार को एकटक निहारती रही। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। राजकुमारी अपने सखियों की वजह से राजकुमार से बात नहीं कर पाई, लेकिन जाते जाते राजकुमारी ने राजकुमार को इशारा किया और इशारों में ही उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला। उस फूल को उसने दांतों से कुचला, उसके बाद अपने पैरों से दबाकर चली गई। इस बात का कोई भी स्पष्ट रूप से मतलब राजकुमार नहीं समझ पाया और अपने मित्र के पास आकर सारी बातें बताकर कहने लगा, हे मित्र, जब तुम विश्राम कर रहे थे तभी मैं टहलते टहलते बाग के दूसरी तरफ चला गया था। तभी एक सुंदर सी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ आई थी। उस राजकुमारी पर मेरा दिल आ गया है। मैं उस पर मोहित हो गया हूँ और अब उसके बिना जी नहीं सकता। राजकुमारी अपनी सखियों की वजह से मुझसे बात तो नहीं कर पाई, लेकिन जाते जाते उसने एक इशारा अवश्य ही किया था। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला। पहले उस फूल को दांतों से कुचला और उसके बाद उस फूल को नीचे गिराकर अपने पैरों से दबाकर चली गई। इस बात को मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वह मुझसे क्या कहना चाहती थी। तभी मंत्री के बेटे ने कहा कि हे राजकुमार, मैं इस बात को भली भांति समझ गया हूँ। फूल को दांतों से कुचलने का मतलब था कि वह दंत फूल राजा की कन्या है और पैरों से दबाने का ये अर्थ था कि उसका नाम पद्मिनी है और वह इस राज्य की राजा की बेटी है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो हमें इस नगर में प्रवेश करना होगा और ये पता लगाना होगा कि राजकुमारी से हम किस प्रकार से मिल पाएंगे। राजकुमार ने जब मंत्री के बेटे की बातें सुनी
तो अपने मित्र से कहने लगा कि हे मित्र, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे सिवा मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम्हें ही मेरी सहायता राजकुमारी से मिलाने में करनी होगी। इसलिए अब तुम ही यह उपाय सोचो कि मैं राजकुमारी से किस प्रकार से मिलूं, क्योंकि अब मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मंत्री के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, मित्र तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलो हम राजकुमारी से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। और अब वे दोनों घोड़े पर सवार होकर नगर की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते वे दोनों नगर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पे एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठकर रस्सी बांध रही थी और आग जलाकर हाथी सेक रही थी। राजकुमार ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो घोड़े से उतरकर प्रणाम करते हुए बोलने लगा, हे बूढ़ी माँ, हम इस नगर में मुसाफिर आए हैं। अगर आप हमें आश्रय दोगी तो हम तुम्हारे घर में कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें अपने घर में आश्रय देती हो। उस बूढ़ी औरत को राजकुमार पे दया आ गई और वे कहने लगी कि हे बेटा, मेहमान तो भगवान के समान होता है, तुम जितने दिन तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। राजकुमार और मंत्री का बेटा वे दोनों मित्र उस बूढ़ी औरत के घर में रुक जाते हैं और बूढ़ी औरत से उसका हाल चाल पूछने लगते हैं। वे दोनों उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है, तुम्हारा पालन पोषण कैसे होता है, और तुम इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम कौन सा काम करती हो। बूढ़ी औरत ने राजकुमार को बताते हुए कहा कि हे बेटा, मैं इस नगर के राजा के यहाँ उनके राजकुमारी की आया हूँ और मैं उन्हीं के यहाँ काम करती थी, लेकिन बहुत अधिक बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण राजा साहब ही करते हैं। वे मेरे भोजन और वस्त्र का प्रबंध कर देते हैं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं राजकुमारी से मिलने के लिए चली जाती हूँ। वे मुझे अपने माता के समान प्रेम करती हैं, इसलिए मेरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमार और मंत्री के बेटे बड़े प्रसन्न होते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत सही जगह भेजा है और यहाँ पे आने से हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ गई है। वे दोनों उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, इस नगर की जो राजकुमारी है हम उससे प्रेम करते हैं और उसी से मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर आप मेरा संदेशा उस राजकुमारी तक पहुँचा दोगी तो बदले में हम तुम्हें सोने की ढेर सारी असरफियाँ देंगे, क्योंकि मैं भी एक राजकुमार हूँ और एक राजा का बेटा हूँ। मैं इसी प्रकार से राजकुमारी से तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप हमारी सहायता करेंगी तो हम इस कार्य में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर वह बूढ़ी महिला उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और उन दोनों का संदेशा लेकर राजकुमारी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत को सोने से भरी असरफियों की थैली दी और वह बूढ़ी औरत उन दोनों का संदेशा लेकर राजकुमारी के पास गई और जाकर कहने लगी कि हे राजकुमारी, जो राजकुमार आपसे बाग में मिले थे वे मुसाफिर बनकर मेरे यहाँ आकर ठहरे हैं। वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपका संदेशा राजकुमार तक पहुंचा दूंगी। जब राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी तो अपने हाथों में सफेद चंदन लगाकर उसके गालों पे एक चांटा जड़ दिया। वह बूढ़ी महिला इस बात से हैरान परेशान होकर उस राजकुमार के पास पहुंची और सारी घटना सविस्तार पूर्वक राजकुमार को बता दी और कहने लगी कि हे राजकुमार, मैंने आपका संदेशा तो राजकुमारी तक पहुंचा दिया था,
लेकिन वह राजकुमारी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया है। आप देख सकते हैं मेरे गाल पे सफेद चंदन लगा है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर वह राजकुमार कहने लगा कि हे मित्र, यह राजकुमारी तो बड़ी ही घमंडी मालूम पड़ती है। उसने ना तो कोई जवाब दिया और न ही कोई इशारा किया। बदले में उसने इस बूढ़ी महिला को हाथों में चंदन लगाकर थप्पड़ मारा है। अब मैं इसका क्या अर्थ समझूं? राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा कहने लगता है कि हे मित्र, ना तो वह राजकुमारी घमंडी है और ना ही उसने बूढ़ी माँ का अपमान किया है। उसने हाथों में चंदन लगाकर बूढ़ी माँ के गाल पर मारा है। इसके जरिए उसने यह संदेशा भेजा है कि वह अभी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की रोशनी में आपसे नहीं मिल पाएंगी, इसलिए आपको अभी 10 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए आप अभी प्रतीक्षा कीजिए और राजकुमारी के दूसरे संदेशे का इंतजार कीजिए। 10 दिनों तक वे दोनों उसी बूढ़ी महिला के घर पे प्रतीक्षा करते रहे। जब 10 दिन बीत गए तो फिर से वह बूढ़ी महिला संदेशा लेकर राजकुमारी के पास पहुंची और राजकुमारी से कहने लगी कि हे राजकुमारी, वे मुसाफिर आपसे मिलना चाहते हैं। तब फिर से राजकुमारी ने अपने हाथों में लाल रंग लगाकर बूढ़ी महिला के गाल पे मार दिया। बूढ़ी महिला फिर से हैरान परेशान होकर राजकुमार के पास लौट आई और आकर सारी बात बता दिया। फिर से मंत्री के बेटे ने कहा कि इस बार राजकुमारी ने यह संदेशा भेजा है कि अभी वह मासिक धर्म से है और 4 दिनों तक आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि कोई भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान किसी पुरुष से नहीं मिलती, बल्कि उसका मुख तक नहीं देखती। इसलिए अभी 4 दिन बाद ही आप उससे मिल सकते हैं। राजकुमार इस संदेशे को जानकर फिर से 4 दिनों तक अपने मित्र के साथ उस बूढ़ी महिला के घर पे प्रतीक्षा करता है। जब 4 दिन बीत जाते हैं तब फिर से राजकुमार बूढ़ी महिला से संदेशा भेजता है। इस बार राजकुमारी ने बूढ़ी महिला को क्रोधित होकर अपने पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी महिला फिर से हैरान परेशान होकर राजकुमार और मंत्री के बेटे के पास आती है और सारी बातें सच सच बता देती है। जब मंत्री का बेटा उस बूढ़ी महिला की बात सुनता है तो अपने मित्र राजकुमार से कहने लगता है कि हे मित्र, तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। आज राजकुमारी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। उसने बूढ़ी माँ को अपने महल के पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया है। इसका अर्थ ये है कि वे आपको अपने घर के पश्चिमी खिड़की से अंदर बुलाना चाहती हैं और वे वहीं पे आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमार यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगता है। जैसे ही रात्रि होती है वह राजकुमार महल के पश्चिमी खिड़की से राजकुमारी से मिलने के लिए चला जाता है। राजकुमारी वहां पहले से ही खड़ी थी और राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राजकुमार वहां पहुंचता है वह राजकुमारी राजकुमार का हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले जाती है। अब तो रात भर राजकुमारी उस राजकुमार के साथ प्रेम से रहती और जैसे ही सुबह होती वह राजकुमार को शयन कक्ष में छुपा दिया करती थी। इसी प्रकार से रहते हुए राजकुमार को 2 महीने बीत गए। एक दिन की बात है कि राजकुमार उस राजकुमारी से कहने लगा कि हे प्रिय, मेरा मित्र मेरा बचपन का सखा है। वह मेरे लिए तो मेरे भाई और मेरे परिवार से भी बढ़कर है। उसी की मदद से मैं तुमसे मिलने में सक्षम हो पाया हूँ। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही वफादार है। अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, इसलिए आज रात्रि को मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा मित्र मुझे बहुत ही अधिक प्यारा है और वो भी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है। जब राजकुमारी ने राजकुमार के मुख से ऐसी बातें सुनी तो राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा उस मंत्री के बेटे से जलन और ईर्ष्या होने लगी।
वे अपने मन में विचार करने लगी कि अगर यही हाल चलता रहा तो यह राजकुमार उसी मंत्री के बेटे से प्रेम करता रहेगा और कभी भी पूरी तरीके से मेरा नहीं बन पाएगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। ऐसा मन में विचार करके वह राजकुमारी कहने लगी कि हे प्रिय, आप इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मित्र के लिए भोजन लेकर जाइए। मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, तब आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाएंगे। इतना कहकर वह राजकुमारी उस दिन राजकुमार को रोक देती है। दिन में वह भोजन पानी अच्छे से बनाकर तैयार कर देती है और उस भोजन को एक डब्बे में बंद करके राजकुमार के हाथों में दे देती है और कहती है, हे प्रिय, आप इस भोजन को ले जाइए और अपने मित्र को खिला दीजिए और कहिएगा कि ये भोजन स्वयं मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। यह सुनकर वह राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह भोजन का डिब्बा लेकर खिड़की के रास्ते से मंत्री के बेटे से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह मंत्री का बेटा अपने मित्र राजकुमार को देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह अपने मित्र से सभी हालचाल पूछता है और राजकुमार भी अपने मित्र का हालचाल जानने के लिए कहता है कि कहो मित्र, कैसे हो, तुम्हारा 2 महीना कैसे बीता। तब वह मंत्री का बेटा कहने लगता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए मैं यहाँ पर किसी तरीके से रह रहा हूँ। तब राजकुमार कहने लगता है कि हे मित्र, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर भेजा है। तब मंत्री के बेटे को राजकुमारी पे कुछ शंका होने लगती है और वह पास में बैठे एक कुत्ते को उस भोजन का एक निवाला दे देता है। कुत्ता जैसे ही भोजन खाता है वह तुरंत ही मर जाता है। तब वह मंत्री का बेटा कहता है कि हे राजकुमार, यह राजकुमारी तो बड़ी ही दुष्टा है। इसने भोजन में विष मिलाकर मेरे लिए भेजा है ताकि मैं मर जाऊं और उसके और तुम्हारे बीच कभी कोई न आए। यह देखकर और सुनकर वह राजकुमार बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि हे मित्र, चलो हम वापस अपने राज्य लौट चलते हैं, क्योंकि ऐसे दुष्ट राजकुमारी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तब मंत्री का बेटा कहता है कि नहीं मित्र, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो इस दुष्ट राजकुमारी को सबक सिखाना चाहिए। इस राजकुमारी को पाने के लिए आप इतने दिनों से अपने राजमहल और अपने माता पिता से दूर हैं। आप इसे बिना प्राप्त किए यहाँ से कैसे जा सकते हैं? इसलिए मैं जैसे जैसे कहता हूँ आप वैसा वैसा ही करो। आप राजकुमारी के पास वापस लौट जाओ और उसके आभूषण चुराकर मेरे पास ले आना। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। वह राजकुमार अपने मित्र की बात मान लेता है और राजकुमारी के पास लौट जाता है। जब वह राजकुमारी के पास पहुंचता है तो वह विश्राम करने लगता है और राजकुमारी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वह राजकुमारी सो जाती है, वह राजकुमार उसके आभूषणों को चुराकर एक थैली में भर लेता है और राजकुमारी के दाईं जांघ पर तलवार से निशान बनाकर वहां से भाग जाता है। उन आभूषणों को लेकर वह राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचता है। तब वह मंत्री का बेटा एक साधु का वेश बना लेता है और राजकुमार से कहता है कि तुम इन आभूषणों को लेकर बाजार में चले जाओ और सुनार के पास इन आभूषणों को बेच देना। अगर बेचते समय कोई तुम्हें पकड़ ले तो उसे मेरे पास ले आना और उससे कहना कि यह आभूषण मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। तब वह राजकुमार उन आभूषणों को लेकर सुनार के पास चला जाता है। सुनार उन आभूषणों को पहचान गया और उसने राजा को इस बात की सूचना दे दी। राजा अपने सैनिकों को भेजकर उस राजकुमार को बंदी बना लेता है। तब वह राजकुमार उन सैनिकों के साथ उन्हें अपने गुरु के पास ले जाता है और वे सैनिक
उस मंत्री के बेटे को भी बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं। तब राजा उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हें यह आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? यह तो राजघराने के आभूषण हैं। तब वह मंत्री का बेटा कहने लगता है कि हे महाराज, मैं शमशान घाट में डाकिनी की उपासना करता हूँ। मेरी उपासना से प्रसन्न होकर कल रात्रि को डाकिनी वहां आई थी। तब मैंने डाकिनी के सभी आभूषण उतार लिए थे और अपनी तलवार से उसकी दाई जंघा पे निशान बना दिया था। राजा तो अपने बेटी के आभूषणों को पहचान गया था। वे चुपचाप वहां से अपनी रानी के पास गया और अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम जाकर देखो कि क्या हमारे पुत्री के जंघा पे तलवार के निशान हैं। तब वह रानी अपने पुत्री के पास जाती है और अपनी बेटी की दाई जांघ पे देखने लगती है। तब रानी क्या देखती है कि उसकी बेटी की दाई जांघ पे तलवार का निशान है। रानी यह देखकर चुपचाप राजा के पास चली आती है और राजा से सभी बातें सच सच बता देती है। तब वह राजा मंत्री के बेटे से पूछने लगता है कि हे साधु महाराज, मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरी बेटी डाकिनी है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब वह मंत्री का बेटा कहता है कि अगर यह लड़की इस राज्य में रहेगी तो आपके कुल का विनाश का कारण बनेगी। इसलिए उत्तम यही होगा कि आप इसे देश निकाला दे दीजिए। तब राजा ने अपने बेटी के सैनिकों को द्वारा उस राज्य से बाहर निकाल दिया। अब सैनिकों ने ले जाकर राजकुमारी को राज्य से बाहर जंगल में छोड़ दिया। तब मंत्री के बेटे और राजकुमार राजकुमारी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य लेकर चले आए। वे दोनों प्रेम पूर्वक विवाह करने के बाद रहने लगे। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, तुमने मेरे हाथों ही मेरे मित्र की हत्या करवानी चाहिए थी। इसी का बदला हमने तुमसे तुम्हारे पिता द्वारा ही तुम्हें देश निकाला देकर लिया। तुम्हारे पिता के हाथों ही हमने तुम्हें उस राज्य से बाहर निकलवा दिया। तुम्हें अपने पिता से अलग होकर कैसा महसूस होता है, ये हमें बताओ। राजकुमारी इस बात को सुनकर बहुत लज्जित होती है और बार बार राजकुमार से क्षमा मांगने लगती है। तब वह राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, जो स्त्री अपने पति को उसके सगे संबंधियों से अलग करना चाहती है, वे कभी भी उसका शुभ चिंतक नहीं हो सकती। एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति, भाई बंधु एवं उसके माता पिता का सम्मान करे और सभी को प्रेम के धागे में बांध कर रखे। जो स्त्री अपने पति को उसके सगे संबंधियों से दूर करना चाहती है, वो स्त्री अपने पति के लिए कभी भी शुभ नहीं होती, क्योंकि परिवार से अलग होकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। और जो स्त्री अपने जिद में आकर ऐसा करती है, वह स्त्री अपने पति के विनाश का कारण बनती है और कभी भी अपने पति के हृदय में स्थान नहीं पाती। इसलिए स्त्री की यह 3 बातें कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर कोई स्त्री आपको आपके सगे संबंधियों से दूर करती है, तो स्त्री की यह बात कभी भी नहीं मानना चाहिए। अगर कोई स्त्री उल्टा चरित्र की हो और आपको भी इस बात को मानने के लिए विवश करती हो और आपके कुल के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, तो ऐसी स्त्री का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अपने पति का मान सम्मान खोने वाली स्त्री कभी भी सम्मान का अधिकारी नहीं होती। स्त्री वही उत्तम होती है जो अपने पति के मान सम्मान का ध्यान रखे, उसके सगे संबंधियों का ध्यान रखे, उसके भाई बंधु का सम्मान करे और पति के माता पिता को अपने माता पिता के सम्मान समझे। और पति भी वही उत्तम होता है जो अपने पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, उसकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन उसकी हर उल्टी सीधी जिद ना माने और उसकी उल्टी सीधी जिद पे अंकुश लगाए, क्योंकि हर उल्टी सीधी जिद मानना जरूरी नहीं होता और जो मानता है वह स्वयं ही अपने विनाश को निमंत्रण देता है,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जिद पूरी हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।